दोस्तों नमस्कार, मैं रोहित श्रीवास्तव अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को समाप्त किया था। दोस्तों उसको कंप्लीट किया था, जिसके हमने 8 लेक्चर अपलोड किए हैं। आपने उनको ध्यानपूर्वक देख लिया होगा और समझ भी गए होंगे। और दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था। आज की वीडियो में दोस्तों हमारा अगला चैप्टर है आव्यूह। दोस्तों आव्यूह को पढ़ने से पहले हमें आव्यूह की परिभाषा, आव्यूह की कोटि, आव्यूह के प्रकार, इनके बारे में जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैंने लिख रखा है आव्यूह की परिभाषा। तो आव्यूह की परिभाषा क्या होती है उसको समझना बहुत ही जरूरी है। तो देख सकते हैं, आव्यूह संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास होता है। इन संख्याओं या फलनों को आव्यूह के अवयव कहते हैं। और इसमें और लिखना था कि आव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं उदाहरण लिख रहा हूं, उदाहरण से आपको समझा रहा हूं। 1 2 3 4 5 6। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये आयताकार ब्रैकेट में हमने अवयवों को लिख रखा है। संख्याएं या फलनों को आयताकार क्रम विन्यास में प्रदर्शित करना ही आव्यूह कहलाता है। और ये दोस्तों आव्यूह के अवयव कहलाएंगे। इस प्रकार से इसको हम पंक्ति बोलते हैं। दोस्तों ये हमारी पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है, ये स्तंभ है। दोस्तों ये पहला स्तंभ है, ये दूसरा स्तंभ है, ये तीसरा स्तंभ है। तो दोस्तों पंक्ति समझ में होंगे कि पंक्ति क्या होती है। आप जानते हैं जो क्षैतिज है उनको पंक्ति बोलेंगे। ये पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, और जो ऊर्ध्वाधर हैं उनको हम स्तंभ बोलेंगे। ये पहला स्तंभ है हमारा, ये दूसरा स्तंभ है, ये तीसरा स्तंभ है। तो दोस्तों ये हमारा आव्यूह का एक उदाहरण हो गया। इसी प्रकार से हम एक उदाहरण और आपके सामने ला रहे हैं। 1 2 5 6 7 8 9 10 11। दोस्तों ये भी हमारा एक आव्यूह का उदाहरण है। इसमें 3 पंक्तियां हैं, देखें आप, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति और 3 स्तंभ, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। दोस्तों पंक्तियों को इंग्लिश में रोज कहते हैं और स्तंभ को इंग्लिश में कॉलम्स कहते हैं। ये ध्यान रखेंगे क्योंकि आप हायर में जब जाएंगे तो आपको इंग्लिश नहीं पढ़ना है। इस चीज को ध्यान रखेंगे कि पंक्ति को हम रो बोलेंगे और स्तंभ को कॉलम बोलेंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूं आव्यूह की परिभाषा आपको समझ में आई होगी कि क्या है आव्यूह। संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। इन संख्याओं या फलनों को आव्यूह के अवयव, ये अवयव कहलाते हैं आव्यूह के। और ये भी ध्यान रखना है कि आव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर द्वारा प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल लेटर द्वारा उसको प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों बढ़ते हैं, अगला हेडिंग है हमारा आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि। दोस्तों कोटि क्या होती है? कोटि को इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। तो दोस्तों देख सकते हैं, जैसे मैं एक उदाहरण लिख रहा हूं, ध्यान से समझेंगे इसको। A11 A12 A13 A1 M N A21 A22 A23 A2N A M1 A M2 A M3 A Mn। दोस्तों ये मैंने एक उदाहरण लिख रखा है आव्यूह का, जिसमें m पंक्तियां हैं और n स्तंभ हैं। दोस्तों ध्यान से देखना है, यहाँ पर हमारा ये क्या है, ये हमारा पहली पंक्ति है, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी, और इसी प्रकार से ये mवीं पंक्ति है। इंग्लिश में आप इसको फर्स्ट रो बोलेंगे, सेकंड रो बोलेंगे, इसी प्रकार से थर्ड, फोर्थ, और ये हमारी हो गई mth रो। इसी प्रकार से ये कॉलम्स है, पहला कॉलम है, दूसरा कॉलम है, तीसरा कॉलम है और ये nवां कॉलम है। कॉलम का मतलब स्तंभ दोस्तों। अच्छा दोस्तों, जो आव्यूह की कोटि है, कोटि में सबसे पहले हम पंक्तियों को लिखेंगे, उसके बाद हम स्तंभ को लिखेंगे। तो दोस्तों कोटि लिखेंगे इसकी हम। कोटि में आप देख सकते हैं कि इसमें m पंक्तियां हैं, तो m गुणे, और स्तंभ दोस्तों इसमें n है, तो इसकी कोटि हो गई m गुणे n। दोस्तों यहाँ पर ये जो मैंने वर्णन लिख रखा है, इसका बहुत बड़ा रोल है, वो मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे आप देख सकते हैं, ये लिखा है 11। 11 का मतलब दोस्तों ये अपना एड्रेस बता रहा है।
कि ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, इसकी पोजीशन है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। पंक्ति दोस्तों ये पहली है, स्तंभ बदलते जाएंगे, ये पंक्ति पहली है, स्तंभ बदलते जाएंगे। देखिए दोस्तों, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, इसी प्रकार से पहली पंक्ति और nवां स्तंभ। अब दोस्तों इसी को इंग्लिश में रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ये आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा, पंक्ति और स्तंभ में कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए आप इंग्लिश में इसको ध्यान रखें। पंक्ति को इंग्लिश में दोस्तों रो बोलेंगे और स्तंभ को कॉलम बोलेंगे। दोस्तों याद रहेगा आपको, पंक्ति को रो कहेंगे और स्तंभ को कॉलम बोलेंगे। अगला समझिए दोस्तों, अब दूसरी पंक्ति हो गई है तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम और सेकंड रो nth कॉलम। मतलब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति nवां स्तंभ। इसी प्रकार से दोस्तों ये mवी पंक्ति पहला स्तंभ, स्तंभ पहला ही रहेगा, mवी पंक्ति दूसरा स्तंभ, mवी पंक्ति तीसरा स्तंभ और mवी पंक्ति nवां स्तंभ। तो दोस्तों जब हम कोटि लिखेंगे तो कोटि में पहले हम पंक्ति लिखेंगे, उसके बाद स्तंभ लिखेंगे। दोस्तों ये तो एक जनरल फॉर्मूला लिख रखा था मैंने कोटि का। अब हम छोटा सा उदाहरण लेते हैं जिससे आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। जैसे दोस्तों मैंने एक उदाहरण लिख रखा है 2 3 4 5 6 7। आप देख सकते हैं इससे पंक्तियां कितनी हैं, तो पंक्ति एक पहली दूसरी दो पंक्ति हैं, स्तंभ कितने हैं 1 2 3, तो 2 गुणे 3 इसकी हो गई कोटि। पहले आप पंक्ति लिखेंगे फिर स्तंभ लिखेंगे, पंक्ति पहली दूसरी मतलब रो फर्स्ट रो सेकंड और कॉलम फर्स्ट सेकंड थर्ड, 2 गुणे 3, ये हो गई आव्यूह की कोटि। इसी प्रकार से और उदाहरण समझेंगे आप 1 2 5 6 7 8 9 1 0, ये हो गया दोस्तों। अब सीधे सीधे दिख रहा है कि इसमें 3 पंक्तियां हैं, 1 2 3 पंक्तियां हैं और 3 ही स्तंभ 1 2 3, तो इसकी दोस्तों कोटि हो गई 3 गुणे 3। अब दोस्तों ये भी पूछ लिया जाता है कि कितने अवयव हैं इसमें, तो इन दोनों की गुणा कर लीजिए 9 6, ये अवयव हो गए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों अवयव की कोटि आपको समझ में आई होगी। अच्छा दोस्तों और देखें कुछ एग्जांपल्स और समझें। जैसे हम लिखें 2 गुणे 2 कोटि का अवयव, ये क्रम है हमारा दोस्तों। क्रम तो इंग्लिश में मतलब कोटि को इंग्लिश में हम ऑर्डर बोलेंगे। अब ऑर्डर कौन सा है 2 गुणे 2 का, अब समझना जरा ध्यान से समझना। मैंने लिखा है A11 A12 A21 A22। दोस्तों ये 2 गुणे 2 के अवयव का ये एड्रेस वाइज लिख रखे हैं कि यहां का एड्रेस क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहली पंक्ति है दूसरी पंक्ति है, पहला स्तंभ है दूसरा स्तंभ है, इसका ऑर्डर हो गया, ऑर्डर मतलब कोटि हो गई 2 गुणे 2, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। इसी प्रकार से दोस्तों 3 गुणे 3 कोटि का अवयव लिखेंगे हम तो ये बनेगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आ गया होगा अवयव की कोटि कैसे निकालेंगे, किस प्रकार से कोटि निकालना है, किस प्रकार से पहचाना कि एलिमेंट कहां का है। तो आप पहचान लेंगे ये क्या है, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। कहां पर है दोस्तों, ये एड्रेस है इसका, ये दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। ऐसे इसको देखें दोस्तों तो दूसरी पंक्ति है लेकिन स्तंभ तीसरा है, और इसका अगर कोटि की बात करें तो कोटि दोस्तों इसकी हो जाएगी 3 गुणे 3। उम्मीद करता हूं दोस्तों अवयव की परिभाषा और अवयव की कोटि आपको समझ में आ गई होगी। बढ़ते दोस्तों आगे कुछ अवयव के प्रकार हैं, उनको ध्यान से देखते हैं। दोस्तों शुरू करते हैं अवयव के प्रकार। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अवयव के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। पहला हेडिंग है हमारा स्तंभ अवयव। तो स्तंभ अवयव की परिभाषा क्या होगी ये आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे, मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। स्तंभ अवयव जैसा कि नाम से लिखा है स्तंभ अवयव, ऐसा अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ हो।
मैं रिपीट करता हूं, ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो उसको हम स्तंभ आव्यूह कहेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने उदाहरण लिख रखा है, आव्यूह लिख रखा है ए, 1 2 3, एक ही स्तंभ है दोस्तों, लेकिन पंक्तियां 1 2 3। अगर हम इसकी कोटि की बात करें तो 1 गुणे 3, सॉरी उल्टा हो गया, 3 into 1, मतलब पंक्तियां 3 हैं, 1 2 3, 3 पंक्तियां, लेकिन स्तंभ 1 है। तो याद रहेगा आपको स्तंभ आव्यूह की परिभाषा। अगर आपको लिखना है कॉपी पे आप नोट कर लीजिएगा कि ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो उसको हम स्तंभ आव्यूह कहेंगे। और देखिए हम एग्जांपल समझे, ए बी सी डी, ये भी हमारा स्तंभ आव्यूह है। इसमें यहां स्तंभ 1 है लेकिन पंक्तियां 1 2 3 4। तो इसका क्रम की बात करें, मतलब कोटि की बात करें, तो कोटि हो जाएगी 4 गुणे 1, 4 पंक्तियां 1 स्तंभ। आपको समझ में आ गया स्तंभ आव्यूह। दूसरा हेडिंग है हमारा पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह को इंग्लिश में बोलेंगे रो मैट्रिक्स। पंक्ति नाम से ही क्लियर है, परिभाषा को ध्यान से समझिएगा। ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो उसको हम पंक्ति आव्यूह कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों देख सकते हैं एक पंक्ति है लेकिन स्तंभ 1 2 3 है। ऑर्डर की बात करी जाए तो 1 गुणे 3, कोटि आ गई 1 गुणे 3। और इसी प्रकार से ये भी हमारा एक पंक्ति आव्यूह है। इसमें एक पंक्ति, स्तंभ कितने हो गए, 1 2 3 4 5 स्तंभ हैं और इसकी कोटि हो जाएगी 1 गुणे 5। उम्मीद करता हूं दोस्तों पंक्ति आव्यूह और स्तंभ आव्यूह आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा है हमारा क्षैतिज आव्यूह। क्षैतिज को इंग्लिश में बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स परिभाषा को ध्यान से सुनेंगे आप। क्षैतिज आव्यूह क्या होता है, ऐसा आव्यूह जिसमें स्तंभ की संख्या पंक्तियों की संख्या से ज्यादा होती है। फिर से रिपीट करता हूं मैं दोस्तों, ऐसा आव्यूह जिसमें स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से अधिक होती है उसको हम क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। उदाहरण समझे इसका, दोस्तों देखने में क्षैतिज लग रहा होगा आपको। देखिए स्तंभ कितने हैं, 1 2 3 और पंक्तियां देखिए 1 2। तो स्तंभ की संख्या ज्यादा होगी और पंक्तियों की संख्या जो है वो कम होगी। अगर कोटि की बात करी जाए तो कोटि इसकी 2 गुणे 3 है। आप देख सकते हैं कि पंक्तियां कम हैं और स्तंभ ज्यादा है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्षैतिज आव्यूह का मतलब क्या हुआ, ऐसा आव्यूह जिसमें स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से अधिक होती है उसको हम क्षैतिज आव्यूह बोलेंगे। क्षैतिज लगेगा दोस्तों। अगला है ऊर्ध्वाधर आव्यूह। इंग्लिश में दोस्तों इसको बोलते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल, इसमें क्या होता है, जस्ट इसके अपोजिट। यहां पर पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से ज्यादा होती है। जैसे 2 3 4 5 6 7। आप देख सकते हैं कि पंक्तियां 1 2 3 लेकिन स्तंभ 2 है। अगर कोटि की बात करी जाए तो 3 गुणे 2। उम्मीद करता हूं ये चारों आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट है हमारा वर्ग आव्यूह। नंबर 5 है दोस्तों वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ग आव्यूह नाम से क्लियर है कि ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान हो। मतलब m बराबर n, जितनी पंक्तियां होंगी उतने ही स्तंभ होंगे। आप समझे, 2 3 4 5 देख सकते हैं 2 गुणे 2 का है तो इसलिए पंक्ति और स्तंभ बराबर हैं, इसलिए वर्ग आव्यूह है। और समझिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 3 गुणे 3 का है दोस्तों, तो ये भी
वर्ग अवयव है। परिभाषा रिपीट करता हूं मैं, ऐसा अवयव जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान होती है उसको हम वर्ग अवयव कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों इसके बाद हमारा विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव को इंग्लिश में डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। विकर्ण अवयव क्या होता है दोस्तों, ध्यान से समझेंगे। सबसे पहली कंडीशन, ऐसा वर्ग अवयव, ऐसा वर्ग अवयव जिसमें विकर्ण को छोड़कर शेष अवयव शून्य होते हैं उसको हम विकर्ण अवयव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप देख सकते हैं कि विकर्ण में अवयव हैं लेकिन विकर्ण को छोड़कर शेष अवयव शून्य है और इसकी कोटि जो है वो 3 गुणे 3 है। जैसे परिभाषा मैंने स्टार्टिंग में बोली है, मैंने पहले लगाया, आप ध्यान सुनेंगे। ऐसा वर्ग अवयव, वर्ग होना चाहिए, ऐसा वर्ग अवयव जिसमें विकर्ण को छोड़कर शेष अवयव शून्य होते हैं उसको हम विकर्ण अवयव कहेंगे। और एग्जांपल बन सकते हैं दोस्तों, ये भी हमारा विकर्ण अवयव है लेकिन इसका जो कोटि है वो 2 गुणे 2 है। उम्मीद करता हूं आपको विकर्ण अवयव समझ में आ गया होगा। अगला है हेडिंग हमारा अदिश अवयव। अदिश को इंग्लिश में हम स्केलर मैट्रिक्स भी बोलते हैं। दोस्तों अदिश अवयव क्या होता है, परिभाषा को ध्यान से सुनेंगे। ऐसा विकर्ण अवयव जिसके सभी अवयव समान होते हैं। अब देखो विकर्ण अवयव में बात छिप गई सब कि विकर्ण है लेकिन ये अवयव समान हैं, एक जैसे हैं। जैसे 2 0 0 0 2 0 0 0 2, आप देख सकते हैं कि विकर्ण में जो भी अवयव हैं वो एक जैसे हैं। यहाँ पर 3 3 हो सकता है, 4 4 हो सकते हैं, ए हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अदिश अवयव की परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। फिर से रिपीट करता हूं मैं कि ऐसा विकर्ण अवयव जिसके सभी अवयव समान हो, मतलब एक जैसे हो, उसको हम अदिश अवयव कहेंगे। अगला है हमारा तत्समक अवयव। तत्समक अवयव हिंदी बोलना बड़ा कठिन लग रहा होगा आप लोगों को, इसलिए इसको हम इंग्लिश बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है कि डायगोनल के एलिमेंट्स 1 1 1 होंगे, बाकी शेष 0 होंगे। मतलब कि ऐसा विकर्ण अवयव, विकर्ण अवयव की बात करिए, ऐसा विकर्ण अवयव जिसके सभी अवयव इकाई होते हैं, इकाई का मतलब एक होते हैं, उसको हम तत्समक अवयव या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। फिर से रिपीट करता हूं, ऐसा विकर्ण अवयव जिसके सभी अवयव इकाई होते हैं, इकाई का मतलब एक होते हैं, उसको हम तत्समक अवयव या आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, दोस्तों ये 3 गुणे 3 की है इसलिए इसको हम i से डिनोट करते हैं। तत्समक अवयव को हम i से प्रदर्शित करते हैं। ये 3 गुणे 3 की है, चाहे तो आप इसे i3 लिखते हैं। i3 का मतलब कि 3 गुणे 3 ऑर्डर है। i2 को 1 0 0 1, इसे आप 1 0 0 1 लिख सकते हैं क्योंकि इसका ऑर्डर जो है वो 2 गुणे 2 है। उम्मीद करता हूं दोस्तों अवयव के प्रकार आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। बढ़ते दोस्तों, कुछ प्रकार और हैं वो भी देख लेते हैं। नाम लिखा हुआ है ऊपरी त्रिभुजीय अवयव। ऊपरी त्रिभुजीय अवयव ये क्या होता है दोस्तों, एग्जांपल से समझेंगे। 1 2 3 0 4 5 0 0 6, आप देख सकते हैं कि ऊपर त्रिभुज बन रहा है। इंग्लिश में इसका नाम है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसको ध्यान रखना है, ज्यादा कुछ विशेष नहीं है, पता होना चाहिए आपको कि होता क्या है। ऊपरी त्रिभुजीय अवयव मतलब मुख्य विकर्ण जो है उसके नीचे के अवयव शून्य होंगे, बाकी एलिमेंट्स होंगे। मतलब क्या हुआ कि मुख्य विकर्ण के नीचे के अवयव शून्य होते हैं।
उसको हम ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह कहते हैं। और कंडीशन ये भी है कि वर्ग आव्यूह होता है। अगला है इसी प्रकार से हमारा निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। मतलब दोस्तों हुआ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मतलब क्या हुआ, परिभाषा इसकी समझेंगे आप देख सकते हैं कि निम्न ट्रायंगल लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, नीचे त्रिभुज बन रहा है, मुख्य विकर्ण के ऊपर के अवयव शून्य होते हैं। यही परिभाषा हो गई कि ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके विकर्ण के ऊपर के शेष अवयव शून्य होते हैं, इनको छोड़कर बाकी अवयवों को छोड़कर मुख्य विकर्ण के ऊपर के अवयव शून्य होते हैं, उसको हम निम्न त्रिभुजीय आव्यूह कहते हैं। दोस्तों अगला हेडिंग है हमारा शून्य आव्यूह। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, शून्य आव्यूह, इसकी परिभाषा ये होगी दोस्तों कि ऐसा आव्यूह जिसके प्रत्येक अवयव शून्य हो उसको हम शून्य आव्यूह कहेंगे। तो दोस्तों इसको इंग्लिश में नल मैट्रिक्स कहते हैं। जैसा कि आप उदाहरण देख सकते हैं 0 0 0 0 0 0, ये दोस्तों शून्य आव्यूह हो गया क्योंकि इसका प्रत्येक अवयव शून्य है। 0 0 0 0, ये भी दोस्तों शून्य आव्यूह है। दोस्तों ये हो गया आव्यूह के प्रकार। अगला हेडिंग है हमारा आव्यूह की समानता। क्योंकि प्रश्नावली 3.1 के लिए यह जानना बहुत जरूरी है। आव्यूहों की समानता। दोस्तों दो आव्यूह समान कब होंगे? सबसे पहले तो उनकी कोटि समान होनी चाहिए और प्रत्येक अवयव उनके संगत अवयव समान होने चाहिए। जैसे दोस्तों कि प्रथम पंक्ति और प्रथम स्तंभ का अवयव तो दूसरे आव्यूह में प्रथम पंक्ति और प्रथम स्तंभ का अवयव एक जैसे होने चाहिए, तभी दो आव्यूह जो है वो समान कहलाएंगे। जैसे कि आप उदाहरण देख सकते हैं 2 3 0 1, एक आव्यूह ए लिख दिया, इसका दोस्तों कोटि जो है वो 2 गुणे 2 है। इसकी कोटि 2 गुणे 2, देखिए आप 2 पंक्तियां हैं और 2 ही स्तंभ हैं। दूसरा स्तंभ आव्यूह लिया हमने, दोस्तों देख सकते हैं इसकी भी कोटि 2 गुणे 2 है। अब देख सकते हैं कि यहाँ का अवयव इसके बराबर सेम है, बिल्कुल एलिमेंट देखिए दोस्तों, आप ये देखिए दोनों में समान है, तो ए और बी जो है वो समान आव्यूह कहलाएंगे। दोस्तों ये भी जानना बहुत जरूरी था कि आव्यूह की समानता क्या होगी। सबसे पहले तो उनकी जो कोटि है वो समान होनी चाहिए और उसके बाद उनके अवयव एक जैसे होने चाहिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपको समझ में आए होंगे, आव्यूह के प्रकार समझ में आए होंगे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में प्रश्नावली 3.1 के साथ। नमस्कार दोस्तों।